नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग तरंग और बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम दिवस स्पेशल में। और आज दिवस स्पेशल में हम जो बात करने वाले हैं वो उस प्रधानमंत्री के बारे में है, उस इकलौते प्रधानमंत्री के बारे में है जिनका जन्म हमारे देश की आजादी के बाद हुआ था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की, जिनका आज जन्मदिन है। तो सबसे पहले तो यंग तरंग की पूरी टीम की तरफ से मोदी जी को ढेरों शुभकामनाएं। मोदी जी का जन्म आज ही के दिन यानी 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। और कैसे उन्होंने एक सफर तय किया, सब जानते हैं कि उनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो बहुत अमीर क्लास का नहीं है, एलीट क्लास का नहीं है, लोअर मिडिल क्लास का है। और उन्होंने चाय वाले से प्रधानमंत्री पद का सफर तय किया है। तो इस अवसर पर आज हम आपको उनकी सरकार की 7 खूबियों और 7 खामियों के बारे में बताएंगे। दरअसल आज के दौर में मोदी सरकार के साथ बहुत से लोग हैं तो कुछ लोग उनके खिलाफ भी हैं। बहुत से लोग उनकी या उनकी पार्टी की या उनकी सरकार के अंध भक्त हैं, तो बहुत से लोग उनकी या उनकी पार्टी की या उनके सरकार के अंध आलोचक हैं। मीडिया भी 2 भागों में बटा हुआ है। एक गोदी मीडिया जिसमें सरकार के हर एक काम की जो रिपोर्टिंग होती है, जो समाचार होते हैं, उसमें प्रचार ज्यादा होता है। तो वहीं दूसरी तरफ विरोधी मीडिया, जिसे सरकार के हर एक योजना में, मोदी जी के हर एक बात में कमियां ही नजर आती हैं, उनकी आलोचना ही नजर आती है, यानी निष्पक्ष कोई नहीं है। ऐसे में हम आपको एक सच्चे पत्रकार की तरह, एक समालोचक की तरह उनकी खूबियों और खामियों दोनों के बारे में आपको बताएंगे। और इसके बाद आपको तय करना है कि प्रधानमंत्री के रूप में हमारे देश में मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं। तो 70 साल के मोदी के सामने उनकी सरकार की 7 सबसे बड़ी खूबियां क्या हैं और 7 ही सबसे बड़ी खामियां क्या हैं, दोनों की चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बात खूबियों की। तो इस मामले पे सबसे पहली जो बात है, खूबी है, वो है कि जनता से जुड़े बेहद साधारण चीजों को उन्होंने मुद्दा बना दिया। उदाहरण के तौर पर स्वच्छ भारत अभियान, शौचालय आदि आदि। कभी किसी प्रधानमंत्री ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस सरकार ने इन मुद्दों को जन आंदोलन बना दिया। लोग जागरूक हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरीके से सफल हुआ है, हमारा देश पूरी तरह से साफ हो गया है या हमारे देश के हर गांव में शौचालय की सुविधा है, लेकिन पहले से अगर आप तुलना करेंगे तो बहुत कुछ बेहतर हुआ है और आगे चल के और बेहतर होगा। बिजली, पानी, सड़क, ये इस दिशा में भी सरकार ने काम किया है। अब दूसरी जो सबसे बड़ी खूबी है वो है अयोध्या विवाद। कितनी ही सरकारें आईं और गईं, इस मुद्दे को सुलझाने के बजाय उलझाते रहे। एक धार्मिक, सामाजिक और भावनात्मक मुद्दा था जिसे सियासी मुद्दा बनाया गया और वोट बैंक की खेती की गई, और ये सब ने किया, बीजेपी भी इसमें शामिल है। लेकिन इस सरकार ने बिना किसी दंगे फसाद के, कानून के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से इस समस्या का, इस विवाद का अंत कर दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ी खूबी रही, उपलब्धि रही इस सरकार की। तीसरी उपलब्धि या तीसरी जो खूबी है वो हम आपको बताते हैं कि इस सरकार ने एक बहुत बड़ा साहसी फैसला किया और एक ऐतिहासिक फैसला भी किया कि जिस तरीके से अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया। दरअसल जरा सोचिए कि हमारे देश में एक ऐसा राज्य हुआ करता था जो हमारे देश के संविधान को नहीं मानता था, हमारे देश के तिरंगे को नहीं मानता था,
देश के दूसरे राज्यों के लोग वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन कुछ निहित स्वार्थ थे, अलगाववादी तत्व थे, नेता थे जो लंबे समय से जम्मू कश्मीर में यही सब कर रहे थे। इसी अनुच्छेद 370 के कारण उसका फायदा उठा रहे थे और इसे हटाने की मांग लंबे समय से हो रही थी। किसी सरकार ने इतना बड़ा फैसला नहीं लिया, लेकिन मोदी सरकार ने लिया और इसके बाद 5 अगस्त 2019 को ये ऐतिहासिक फैसला हुआ और इसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए और अब वहां पर विकास के एक नई इबारत लिखी जा रही है। चौथी जो बड़ी उपलब्धि है इस सरकार की वो है सरकारी योजनाएं। कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें बिचौलिए का खेल खत्म हो गया है। उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत योजना है। मैं ये नहीं कहता कि ये योजनाएं पूरी तरह से जमीनी स्तर पर सही तरीके से लागू की गई हैं, लेकिन बहुत से लोगों को इसका फायदा हुआ है और जो खामियां हैं इन योजनाओं को लागू करने में, इनके इम्प्लीमेंटेशन में, उसको दूर किया जाना चाहिए और मीडिया को इस दिशा में रिपोर्टिंग करनी चाहिए और सरकार को भी इसकी सकारात्मक आलोचना को देखना चाहिए, समझना चाहिए और ये जो बड़ी योजनाएं हैं इनको जमीनी स्तर पर लागू करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी योजनाएं हैं। नमामि गंगे परियोजना, हमारे देश में गंगा को साफ करने की पहले भी योजनाएं बनती रही हैं, लेकिन उतनी सफल साबित नहीं हुई है। नमामि गंगे परियोजना का जो उद्देश्य है वो हमारे देश में गंगा नदी के पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त बनाने की है, उसको साफ करने की है। अभी भी ये पूरी तरह से नहीं हो पाया है, लेकिन अगर सही तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो जरूर होगा। और 5वीं जो खूबी है वो है इस सरकार की नई शिक्षा नीति। पहले ऐसा होता था कि अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको अकाउंट का नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि आप या तो साइंस स्ट्रीम हो लेंगे या तो आर्ट्स या तो कॉमर्स। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति आई है इसमें इन सारी चीजों को मिला दिया गया है और ये बहुत दूरदर्शी एजुकेशन पॉलिसी है और मुझे लगता है इसका बहुत फायदा होगा। बस सवाल वही है कि कागजों में योजना तो बहुत अच्छी है, इम्प्लीमेंटेशन भी इसका उतना ही अच्छा हो। छठी जो खूबी है वो है कि 3 तलाक का जो है खेल खत्म हो गया है। लंबे समय से हमारे देश में मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक से पीड़ित रही हैं, लेकिन इस सरकार ने कानून बनाकर उनके इस दुख और दर्द को खत्म कर दिया है। लेकिन अभी सरकार को थोड़ा सा ध्यान हलाला जैसी कुप्रथा पर भी देना चाहिए। और 7वीं जो खूबी है वो है इस सरकार की आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। जी हाँ, आपने देखा होगा सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। इससे क्या है कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जो हमारे देश के अंदर आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, उनको बहुत कड़ा संदेश गया है। और चीन के साथ हमारे अभी भी तनावपूर्ण रिश्ते हैं। वर्तमान माहौल में भी चीन उठापटक कर रहा है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि 1962 की तरह वो हमारे देश में अटैक करे, क्योंकि उसको भी पता है कि ये नए जमाने का नया भारत है, मोदी की सरकार है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो हमने खूबियों की बात कर ली, लेकिन खामियों की बात करना भी जरूरी है। तो पहली जो बड़ी खामी है इस सरकार की वो है ब्लैक मनी। दरअसल इस सरकार ने, मोदी जी ने खुद अपने कई चुनावी भाषणों में 2014 से पहले भी 19 में भी हमेशा ये कहा है कि इस देश का जितना ब्लैक मनी विदेशों में जमा है, अगर वो वापस आ जाए तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा बदल सकती है। लेकिन आज तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि कितने ब्लैक मनी वापस आई है। तो ये इस दिशा में सरकार को ठोस काम करने की जरूरत है। दूसरा, नागरिकता कानून CAA और NRC पूरे देश में विवाद हुआ, कई लोगों ने इसमें प्रदर्शन किया, हंगामा किया। तो ऐसे में क्या कमी रहेगी? आप उनका विश्वास नहीं जीत पाए, विपक्षी दलों के नेताओं को साथ नहीं ला पाए, ये एक अच्छी बात नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि NRC के मुद्दे पर सरकार को, हर एक दल को, देश के लोगों को सिर्फ नारा देने से सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास नहीं होता है, उसको इम्प्लीमेंट करने से होता है, उनका विश्वास जीतना पड़ता है। और तीसरी जो खामी है वो है कोरोना काल के दौरान बुरा हाल। सबको पता है, लेकिन कोरोना काल के पहले भी अर्थव्यवस्था का बुरा ही हाल था। कोरोना काल में तो ये बद से बदतर हो गया, माइनस में अर्थव्यवस्था चली गई। इससे क्या हुआ कि महंगाई बढ़ती चली गई और बेरोजगारी भी बढ़ती चली गई, और ये सीधा आम जनता को प्रभावित करता है। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार इस मोर्चे पर भी बुरी तरह से फेल हुई है।
इसके बाद जो हमारी तीसरी चुनौती है इस सरकार के सामने या खामी है कि सरकार बड़े बड़े सपने दिखा करके नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसले किए। अब वो फैसले समय के साथ कितने सफल हैं या असफल हैं इसकी तो चर्चा की जाएगी, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जो अर्थव्यवस्था की हालत है और जिस तरीके से बेरोजगारी दर बढ़ रही है, तो ऐसा नहीं लगता है कि ये फैसले सही थे। पांचवी जो अब बहुत बड़ी खामी है इस सरकार की या चुनौती है इस सरकार की, वो है समान नागरिक आचार संहिता। आज भी हमारे देश में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर विवाद होते हैं, हिंदू मुस्लिम को लेकर विवाद होते हैं। मीडिया वाले भी जले में, जिसको कहते हैं ना नमक छिड़कना, उस तरह का काम करते हैं। एक देश एक नागरिक, सभी भारतीय हैं, तो समान नागरिक आचार संहिता की दिशा में सरकार ने कुछ नहीं किया। पांचवी बात, जनसंख्या नियंत्रण कानून। एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, संसाधन घटते जा रहे हैं, तो इस कानून को लाने की जिम्मेदारी सरकार की है। हालांकि सियासत जरूर होगी, लोग जरूर विरोध करेंगे, लेकिन उनका विश्वास जीतना जरूरी है। ये सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। और छठी बात जो है वो ये है कि लगातार चीन से बढ़ता तनाव। चीन हमारे देश में आज भी, भले चीन हिम्मत ना करे, लेकिन जो सच है वो सच है कि हमारे देश के मुकाबले चीन आज भी बेहद मजबूत स्थिति में है। तो हमें चीन के से कैसे निपटना है, उसके चाल का कैसे जवाब देना है, उसके चरित्र को कैसे समझना है, इसके लिए विपक्षी दलों के नेताओं का विश्वास जीतना जरूरी है। तो ये भी एक सरकार की खामी है कि सरकार चीन के मामले पर पूरी तरह से साफ साफ जो स्पष्ट पिक्चर है वो सामने नहीं रख पाई है। और सातवीं जो खामी यानी कमी या मुझे नजर आती है वो यह है कि महिला आरक्षण विधेयक। लंबे लंबे वायदे किए गए कि इस देश में महिलाओं को जो है आरक्षण मिलेगा, संसद में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। 33% आरक्षण का ये मुद्दा लंबे समय से कई सरकारें आई और गईं, लेकिन ये मुद्दा ही बनकर रह गया, कानून नहीं बना। तो मुझे लगता है सरकार को, मोदी सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको उनकी 7 खूबियों और 7 खामियों के बारे में बताया। तो अब आखिर में आपसे यही कहना चाहेंगे कि सरकार की इमेज कहीं ना कहीं तानाशाही भी बन रही है। इसको बजाय सर्वसम्मति से बात करनी चाहिए, देश को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि चुनाव बहुमत से जीता जाता है लेकिन सरकार सर्वमत से चलाई जाती है। इसलिए चाहे 370 का मामला हो, नागरिकता कानून का मामला हो, या समान नागरिक आचार संहिता हो, या अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून आ रहा है, चीन का मुद्दा है, इसमें आपको सबका साथ, सबका विश्वास जीतना होगा, तभी सबका विकास होगा। तो हमारा वीडियो कैसा लगा, फीडबैक करके हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आखिर में पूरी यंग तरंग की टीम की तरफ से मोदी जी को उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमारे देश को विकास के रास्ते पर ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए और विकासशील देश से विकसित देश बनाइए। और मन की बात के साथ साथ जन की बात भी कीजिए। जो आम जन के लोगों की समस्याएं हैं, खासतौर पर बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी, इस पर ध्यान दीजिए और हमारी अर्थव्यवस्था की गति को मजबूती प्रदान कर कीजिए। हम सब आपके साथ विकास के रास्ते पर जरूर चलेंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं उस पर कमेंट जरूर करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।